एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर से डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ टॉपिक, इंट्रोडक्शन पार्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस एंड सम प्रॉब्लम। सबसे पहले मूव करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल हम कह सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल का आगे का पार्ट है। आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल पहले आना चाहिए, मतलब किसी भी फंक्शन को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कौन सा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमें अप्लाई करना चाहिए आपको पता होना चाहिए, राइट। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ अप्लाई होता है और क्या है एक्चुअल में। देखिए ये भी एक इंटीग्रेशन ही है, किसी भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट ही करते हैं इस डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। बस यहाँ पर एक लिमिट आ जाती है। लिमिट किस चीज की? यहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिट आ जाती है, अब कुछ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में नहीं देख रहे थे कि जो इंटीग्रेशन साइन है इसके यहाँ पर दो वैल्यूज लिखी हैं। ये है आपकी लोअर लिमिट और दिस इज योर अपर लिमिट। हम किसी भी फंक्शन को डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर एक पर्टिकुलर लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं, राइट। किसी भी एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया, उसकी एक अपर लिमिट होगी, एक लोअर लिमिट होगी, उसी रेंज के अंदर हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। सो ये फंक्शन आपको एक कांस्टेंट नंबर देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है। यहाँ पर हमें एक नंबर या वैल्यू मिलती है बेसिकली, राइट। और यहाँ पर हम c, जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में c प्लस c लगाते थे, यहाँ पर नहीं लगाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में याद रखिए कि हमारे पास c जो कॉन्सेप्ट है c का इंडेफिनेट इंटीग्रल में, वो डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं लगता है, राइट। क्यों? क्योंकि एक तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है और इसको मैथमेटिकली भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम c का यूज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। अब डेफिनेट इंटीग्रल हम ग्राफिकली हम भी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकली क्या है। सपोज एक हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, fx फंक्शन है, राइट। यहाँ पर हमने उसको इंटीग्रेट किया विद इन लिमिट a से b में हमने इंटीग्रेट किया। तो हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वैल्यू, वो हमें ये वैल्यू मिल रही है, एरिया अंडर द कर्व। वो x एक्सिस के अंडर भी हो सकता है, y एक्सिस के। अभी हमने x एक्सिस के अंडर में दिखाया है, ये एरिया अंडर द कर्व। सो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या देता है? किसी भी फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व देता है। हम किसी सपोज इस fx फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ fx फंक्शन मिलेगा प्लस c मिलता है, यही मिलता है, राइट, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। लेकिन अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चे? लिमिट्स लगा देंगे a से b। a से b लिमिट क्या कहती है कि आपकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a माइनस c। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस c आ जाएगा। जब हम इसको में साइन हटाएंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ c, सॉरी c। तो c से c कैंसिल, सो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये आपको कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा जो आपका एरिया निकलेगा। किस फंक्शन का? fx फंक्शन का एरिया आएगा, राइट। ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और वो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है। कांस्टेंट यहाँ यूज नहीं होता है, मैथमेटिकली भी दिखा दिया कि वैल्यू कट जाती है और वैसे भी हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, तो हम यहाँ पर c का यूज नहीं करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में c लगाना बहुत जरूरी है, यहाँ पर c का यूज नहीं है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कुछ नहीं है, ये सारी चीजें डेफिनेट इंटीग्रल एक ही बात कह रही है बट एक वैरायटी में कह रही है। चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम कहती है कि सपोज आपके पास कोई एक fx फंक्शन है, रेंज आपके पास a से b है और आप उस रेंज के बीच में किसी पर्टिकुलर रेंज में और आप रेंज को कम कर देते हो, उस बीच में अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो a से x, तो ये आपको एरिया देगा अंडर द कर्व ax, राइट। सिंपल चीज जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है, ये आपको एरिया फंक्शन देगा ax।
अब इसी की फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, fx फंक्शन मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले ही पढ़ा है, अगर किसी फंक्शन का को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वो फंक्शन मिलता है, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें फंक्शन मिला। उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव कर दें जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है तो हमें वो fx फंक्शन मिल जाता है। वही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि लेट f be a continuous function on a closed interval a, b and let a of x be a area function, then a dash b मतलब डेरिवेटिव ऑफ एरिया गिव यू अ fx वैल्यू। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप उसको इंटीग्रेट कीजिए, फिर उस जो वैल्यू आएगी आप उसको डेरिवेटिव कर दीजिए, आपको अगेन वही फंक्शन मिल जाएगा। वही चीज है, बस उसको घुमाकर उन्होंने बताया है। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास f be a continuous defined on a let f be a continuous function defined on a closed interval a, b and f be a antiderivative of f, then आप सिंपल है, ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है जो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में निकालते थे, राइट। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में बस यहाँ तक निकालते थे, प्लस सी हो जाता था। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट भी आगे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, सिंपल। तो यही चीज जो अभी हमने फर्स्ट देखी, डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह ही इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं और हमें एक वैल्यू मिल जाती है जो आपका क्या है, उस फंक्शन का एरिया है अंडर द कर्व, राइट। चलिए इस पे हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सपोज मेरे पास फंक्शन गिवन है, fx फंक्शन क्या है, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर, इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह ही करना है, बिल्कुल ठीक है। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, xn वाला फॉर्मूला हो जाएगा। आई थिंक अब तक ये चीजें तो क्लियर हो गई होगी, राइट। सो सी यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपकी के लिए एक बार लगा के दिखा देती हूँ। सी को भी हम यूज कर लेते हैं कांस्टेंट का, तो ये 2n प्लस सी हो जाएगा। लिमिट हम यहाँ पर आगे, चलो आप सी भी लगा दीजिए। वैसे यहाँ सी नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है आप देख लीजिए, 3 से 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई x रेज़ टू की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यूब प्लस सी, राइट। अब हमारी लिमिट हो गई 3 से 2, लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है आपकी, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, राइट। चलिए ये आपका हो जाएगा कितना, 9, एक 3 से 3 कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बाय 3, राइट, प्लस सी। सो माइनस हो जाएगा ये सी, क्योंकि यहाँ पर अंदर चला जाएगा ब्रैकेट, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो सी बेसिकली आपका हर वैल्यू में डेफिनेट इंटीग्रल में कट जाता है। और वैसे भी आपको सी लगाना ही नहीं है, बट मैं ये आपको दिखाने के लिए शो कर रही थी सी, ठीक है। सी का यूज, कांस्टेंट का यूज, बाकी ना यहाँ पर ये हो जाएगा 9 माइनस 8 बाय 3, यहाँ से आपके पास ये हो गया 27 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3, सो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से कितना आ गया 19 बाय 3। सो ये आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ इस डेफिनेट इंटीग्रल का, राइट। सो हमेशा डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या देता है, एक वैल्यू देता है, राइट। ये क्या है, इस फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व है, कौन किस लिमिट के अंदर, 3 से 2 के अंदर, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि 0 से पाई बाय 4 आपकी लिमिट है, साइन क्यूब 2t डॉट कॉस 2t डॉट dt। अब यहाँ आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पर्टिकुलर फंक्शन, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, सारा जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में यूज होता था सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, जो भी रूल आपका अप्लाई हो रहा है हम उसे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हम सब्स्टिट्यूशन इजी लगा सकते हैं, क्योंकि फंक्शन प्रेजेंट है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन 2t को यूडस अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू
t। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 cos 2t इंटू में dt इज इक्वल टू du। तो यहां से आपके पास cos 2t डॉट dt इज इक्वल टू du बाय 2 हो जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फंक्शन में। ये आपके पास 0 से पाई बाय 4, सेम प्रोसेस इंडेफिनेट इंटीग्रल की तरह, जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं आ जाता उसके बाद आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हो जाएगा टी यू क्यूब, क्योंकि आपने इसको u सब्स्टिट्यूट किया था, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, du बाय 2, राइट। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आपकी हो गई 4 to 0। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कुछ नहीं किया, u है प्लस 1 कर दी पावर, नीचे पावर 4, तो 4 और इंटू 2 8 हो गया, दैट्स वाई यहाँ 8 लिखा। अब अपर लिमिट क्या है आपकी, अपर लिमिट अभी नहीं, पहले हमें u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। u क्या है आपका sin 2t रेज़ टू की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, यहां पर आपका आया पाई बाय 4 टू 0। सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन 2 पाई बाय 4, यहाँ पर t की वैल्यू पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 8, राइट। यहाँ पर रेज़ टू की पावर 4 है, माइनस साइन रेज़ टू की पावर 4 टू t की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 8, राइट। चलिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 8, माइनस ये वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 आपका 0 होता है, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं, यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, पाई बाय 2 कितना होता है 1 रेज़ टू की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपको 1 बाय 8 देगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 बाय 8। इस डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्यूशन आया 1 बाय 8। आई होप डेफिनेट इंटीग्रल आपको समझ आया होगा। थैंक यू।